नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी राम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है सीआरपीसी की धारा 482, जिसमें हम जानेंगे उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति क्या होती है, क्या पावर होता है, इससे इसका अर्थ क्या है और इससे संबंधित कुछ और विशेष प्रकरण के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत 482 के अधीन उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति यानी इनहेरेंट पावर प्रदान की गई है। इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति दी गई है। यह शक्ति दिए जाने के उद्देश्य न्यायालय की कार्रवाई को दुरुपयोग से बचाना तथा न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखना होता है। कोई भी संहिता अधिनियम नियम अपने आप में पूर्ण नहीं होता, क्योंकि समय, परिस्थिति और क्षेत्र काल के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है तथा अधिनियम नियमों सहित नियमों एवं संहिता को बनाने वाले विधायिका में इतनी दूरदर्शिता नहीं रहती कि वह किसी भी संहिता को परिपूर्ण तथा अंतिम कर दें। भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी संभावित समस्याओं को पूर्व कल्पना करना संभव नहीं होता है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में देख पाना असंभव है। इस समस्या से निपटने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 के अंतर्गत हाईकोर्ट को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की जाती है, ताकि वह न्यायिक कार्रवाई के दौरान समय समय पर उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों का निवारण कर सकें जिनके बारे में विधि के उपबंध मौन हो। इसका अर्थ यह कि न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उसके समक्ष उत्पन्न किसी भी विधिक प्रश्न के निवारण के संदर्भ में उपबंध न हो। किसी समस्या के निवारण हेतु विधिक उपबंध विद्यमान होने की दशा न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस लेख में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों की रोशनी डालेंगे, जिस पर बात करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 पर चर्चा भी करेंगे। ललित मोहन मंडल बनाम ध्यानेंद्र नाथ चटर्जी AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 785 के प्रकरण में यह कहा गया था कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में हाई कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है एवं अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में प्रश्न पर न्यायालय को अपने विधिक विवेक का प्रयोग भी करना चाहिए। समय समय पर जो प्रकरण आए उन्हें देखने के उपरांत यह प्रतीत होता कि उच्च न्यायालय द्वारा दंड संहिता यानी कि CRPC की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग मुख्यतः 3 प्रकार की परिस्थितियों में कर सकते हैं। वो इस प्रकार हैं। संहिता की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज की जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR को अभिखंडित करने हेतु इसके लिए कर सकते हैं। नंबर 2, संहिता की धारा 173 के अधीन न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा पेश किए जाने वाले अंतिम प्रतिवेदन को निरस्त करने हेतु। तीसरा जो पॉइंट है, किसी आपराधिक प्रकरण के पक्षकारों में आपसी राजीनामा हो जाने के उपरांत भी चलाई जा रही किसी भी दंडित कार्रवाई को निरस्त करने हेतु। आरोप पत्र में किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय नहीं किए जाने के उपरांत भी उस पर चलाए जा रहे आयुक्त विचारण यानी कि ट्रायल की कार्रवाई को निरस्त करने हेतु। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनके आधार पर 482 जो हाई कोर्ट होता है CRPC की धारा 482 का उपयोग करके जो विशेष शक्ति हाई कोर्ट को प्रदान की जाती है, उसके तहत उन शक्तियों का प्रयोग करके इससे बहुत बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। काफ़ी सारे FIR को पर रोक लगाया जा सकता है, कार्रवाई पर रोक लगाया जा सकता है। CRPC की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कुछ सिद्धांतों के अधीन किया जाता है, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया। अब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। दीदी गम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 की क्रिमिनल लॉ जर्नल 724 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया था, यदि व्यक्ति विक्टिम पक्षकार को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसकी प्रतिवेदना के निवारण हेतु निर्दिष्ट प्रावधान प्रोविजंस उपलब्ध हों तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। यह शक्ति केवल तब कभी कभी ही प्रयुक्त की जानी चाहिए, वह भी उस स्थिति में कि प्रयोग की जाना चाहिए कि जब न्यायालय किसी अन्य प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा हो और न्याय के उद्देश्यों को भंग किया जा रहा हो। दूसरी बात, यदि न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो। हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 604 के प्रकरण में संज्ञेय अपराध के मामले में उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कुछ निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है, जिसका उल्लेख इस प्रकार से है। हम आगे देखते हैं। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट, देखिए ये जो हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल वाला जो केस है 1992 में आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी, उनके बारे में जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा
यानी कि 482 सीआरपीसी की धारा 482 को यूज करने के लिए कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी, जिसको हाई कोर्ट को पालन करना बहुत जरूरी होता है। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर में कथित आरोप या परिवाद में उल्लिखित आरोपों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता हो। नंबर 2, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में उल्लिखित आरोपों में से कोई भी संज्ञेय अपराध का कारित होना या ना प्रकट करता हो। नंबर 3, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लिखे गए आरोपों के संबंध में उपबंध या उपलक्ष्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध ना बनता हो। चौथा, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर परिवाद के आधार पर संज्ञेय अपराध के बजाय असंज्ञेय अपराध कारित होना साबित होता हो। पांचवा, जहां एफआईआर और परिवाद में लाए गए आरोप व्यर्थ हैं, जिनके आधार पर कोई अपराध ना बनता हो, अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई का कारण ना हो। छठवां रीजन की अगर हम बात करते हैं तो जहां दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पीड़ित पक्षकार को विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं हो। भजनलाल के प्रकरण में दिए गए ये दिशा निर्देश स्पष्ट प्रतीत हो रहा है और किसी भी प्रकरण में यदि पीड़ित पक्षकार के पास कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध हो तो ऐसी परिस्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिस कार्रवाई से न्यायालय के उद्देश्य भंग हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसे एफआईआर दर्ज की गई है या फिर ऐसे परिवाद के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता। अभियुक्त को आपसी रंजिश के परिणाम स्वरूप अपने किसी भी प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा तो राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को प्रकरण में अवैध तरीके से फंसाया गया तो द्वेष भाव से किसी व्यक्ति पर अयुक्तियुक्त तरीके से कार्रवाई की गई है, तब न्यायालय अपने इनहेरेंट पावर को उपयोग कर सकता है। एक और जजमेंट देखते हैं। रत्तीलाल भंजी मथानी बनाम असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण में 1639 केस नंबर प्रकरण में कहा गया था कि यदि उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत अभियुक्त की जमानत को निरस्त कर देता है जिसके कारण उसकी स्वाधीनता प्रभावित होती तो इस तरह के जमानत का निरस्तीकरण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए, अन्यथा उच्च न्यायालय का यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध माना जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए था। उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए था जिन परिस्थितियों में संहिता के उपबंध उपलब्ध नहीं हो। सीआरपीसी की धारा 482 से जुड़े कुछ विशेष प्रकरण हमीदा खातून बनाम झारखंड राज्य 2004 के क्रिमिनल लॉ जर्नल 3626 के प्रकरण में यह कहा गया था कि एक महिला परिवादी थी, उसने अपने पति को तंग करने की नियत से परिवाद दायर किया और पति के रिश्तेदार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसी यातनाएं पहुंचा रहे हैं। इसकी जांच के पश्चात यह आरोप निराधार पाया जाने के कारण परिवाद खारिज कर दिया गया। इसके बाद परिवादी पत्नी ने पति की ओर से तलाक की नोटिस प्राप्त करने पर उन्हें पति के विरुद्ध वही आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय से सीआरपीसी की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय ने उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह बदलते ही भावनाओं से प्रेरित थी ताकि वह पति परेशान हो। स्पष्ट किया गया कि 482 का सहारा लेते हुए आवेदन बुरी प्रेरणा से प्रेरित है और अभियुक्त को परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐसे आवेदन को अपास्त किया जाने योग्य है। एक और जजमेंट देखते हैं। शिवनाथ प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 2006 उच्चतम न्यायालय 1181 के प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467, 417 और 204 एवं 120B का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया गया और इस वाद में पति पत्नी आपस में मौखिक अनुबंध किया था। उनकी दोनों मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति दान कर दी जाए। आरोपियों के विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र द्वारा उक्त महिला की वसीयत में हेराफेरी करके गुप्त दान संपत्ति को हड़प लिया और उसे अपने स्वयं के नाम करा लिया। प्रस्तुत परिवाद पति पत्नी के मध्य किए गए आपसी मौखिक गुप्त न्याय से संबंध था। न्यायालय के समक्ष विचार का प्रश्न यह था कि क्या ऐसा न्याय वैध तथा क्या पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात उस न्याय को समाप्त कर अपनी इच्छा अनुसार
इच्छा पत्र तैयार करने का अधिकार था। न्यायालय ने निश्चित किया कि मुद्दे बचाव पक्ष की ओर से अपनी रक्षा में उसके साक्ष्य लिखित होने के चरण में उठाए जाने चाहिए। परिवाद दुर्भावना से प्रेरित था। उच्च न्यायालय द्वारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए परिवाद को खारिज नहीं किया जाना न्यायोचित था। इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने अपील में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। धर्मपाल बनाम श्रीमती राजी तथा अन्य 1993 क्रिमिनल जर्नल 10/49 उच्चतम न्यायालय के मामले में कहा था कि जहां मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया हो और जिसे सेशन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जा चुका हो, तो उस दशा में उच्चतम न्यायालय धारा 397(3) की विधि मान्यता में धारा 482 के अधीन प्रदत्त अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए द्वितीय पुनरीक्षण याचिका स्वीकार नहीं कर सकता। राजपति बनाम वचन के प्रकरण में यह निश्चित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन अंतिम आदेश पारित करते समय परिशांति भंग होने की आशंका के संबंध में भी निष्कर्ष को अभिलिखित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की आशंका का तथ्य स्वयं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित कथनों से परिलक्षित होता है। अतः अंतिम आदेश में ऐसे निष्कर्ष के अभिलेखन में गलती एक ऐसी भूल है जिसे सुधारा जा सकता है और ऐसे संपूर्ण कार्रवाई दूषित नहीं हो जाएगी। मजिस्ट्रेट धारा 145 के अधीन अपने अंतिम आदेश द्वारा पक्षकारों में से किसी भी एक को विवादित भूमि या कब्जाधारी घोषित करता है या आदेश के अभिलेखन में कोई टेक्निकल त्रुटि रह जाती है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन मिली अंतर्निहित शक्ति से उच्च न्यायालय द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। मीना कुमारी बनाम बिहार राज्य AIR 2006। उच्चतम न्यायालय 1937 के बाद में पुलिस द्वारा आरोप पत्र के बिना ही मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया। पुलिस को अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, इस बात पर भी कोई संकेत नहीं मिले। मजिस्ट्रेट अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट से असहमत और असंतुष्ट था, इसीलिए उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान करके आदेश का जारी किया और यह स्पष्ट था कि आदेश का उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना जारी किया गया। इसके बाद इसे केवल एक लिपिकीय त्रुटि मानते हुए आदेश का वापस ले ली गई और उसमें से अभियुक्त का नाम निकाल दिया गया। इसके विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि मजिस्ट्रेट को स्वयं द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। न्यायालय का अभिमत था कि धारा 362 दंड प्रक्रिया संहिता को स्वयं पारित आदेश को वापस लेने की अनुमति नहीं देती। इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि इस प्रकरण में उच्च न्यायालय से अपेक्षित था कि वह धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई को अपरास्त कर देता और उच्च न्यायालय ने यही किया। यह नहीं कि ये उच्च न्यायालय ने नहीं किया। एक और जजमेंट पढ़ते हैं। कृष्णकांत शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 2 SC/CD 807 मध्य प्रदेश के प्रकरण में पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध धारा 498A के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 308, 323, 294, 506 और 134 के अपराध में प्रकरण चला रखे थे। पति पत्नी में मध्यस्थता द्वारा समझौता करवा दिया गया। उक्त आपराधिक प्रकरण को निरस्त किए जाने के लिए धारा 482 का आवेदन पेश किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि प्रकरण को चालू रखना व्यर्थ होगा, सभी प्रकरण समाप्त किए जाएं। डॉक्टर जयश्री उज्ज्वल इंगोले बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 2071 के प्रकरण में सड़क दुर्घटना में आहत हुए व्यक्ति जिसका अधिक खून बह चुका था, उसके अस्पताल में भर्ती होने पर लेडीज सर्जन को बुलाया गया। सर्जन अस्पताल पहुंची, आहत की परिचर्चा एवं फिजिशियन को बुलाने की टिप्पणी लिखी कर चली गई और फिजिशियन आने तक नहीं रुकी। आहत की मृत्यु हो जाने पर लेडी सर्जन के विरुद्ध धारा 304 के A के तहत अपराध इस आधार पर पंजीबद्ध किया गया कि आरोपी फिजिशियन के जाने तक क्यों नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित किया गया कि आरोपी आपराधिक उपेक्षा नहीं की दोषी नहीं है, वह इस चेष्टा में चली गई होगी क्योंकि फिजिशियन शीघ्र आ जाएगा। आरोपी के विरुद्ध धारा 304A का अपराध नहीं बनता और उच्च न्यायालय निर्णय निरस्त किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध प्रारंभ की गई आपराधिक कार्रवाई भी निरस्त कर दी गई।
दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी और एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही लेकर टॉपिक अपडेट लेकर, ऐसे लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। जय हिंद।